नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। एक के बाद एक खबरों का तांता लगा हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खबर तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं 14 देशों पे, वो भारी भरकम बहुत तगड़े टैरिफ लगाए हैं भैया पर। लेकिन भारत का नाम इस पे नहीं है, सबसे बड़ी बात। और ऊपर से बोल रहे हैं भारत के साथ ट्रेड डील हो जाएगी। अब जो टैरिफ लगाए गए हैं 14 देशों पे, वो 25 से 40% के आसपास के हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शो की शुरुआत हम इसी खबर के साथ करेंगे। हमारे साथ मिथिल दोषी जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तर। यस सर, गुड मॉर्निंग आपको सभी दर्शकों को। सर पॉजिटिव न्यूज आ गई, हमारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा अभी तक। पर ये ना अभी इनका इरादा ये 25% 40% इस ब्रैकेट पे तो कर रहे हैं टैरिफ। बताओ 25% वाली तो भी सूची शुरू ही हुई है। जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुनिसिया, इन सब पे 25-25% टैरिफ है। लेकिन कंबोडिया, थाईलैंड पे 36% का टैरिफ लगा रखा है। म्यांमार, लाओस पे 40% का टैरिफ लगा रखा है। कुल मिलाकर 14 देश है जिनके खिलाफ ये एक्शन ले लिया और 1 अगस्त से नए टैरिफ शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एशियन मार्केट चढ़ने शुरू हो गए हैं आज के सत्र में इस खबर के बाद। अभी गिफ्ट निफ्टी भी नीचे चला गया था 50 पॉइंट, 40 पॉइंट्स के आसपास, लेकिन अब 17 पॉइंट्स नीचे रह गया है। आप कैसे देखते हैं ये टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? देखिए, ओवरऑल अभी के लिए भी वही है, सेम स्टार्ट है कि टैरिफ्स ऑफ कोर्स नेगोशिएट रीनेगोशिएट भी हर एक के साथ होंगे। अगर यहाँ पे भी 25% हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये फिक्स हो गया है। यहाँ पे रीनेगोशिएट वापस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज। हमारे साथ ऑफ कोर्स डिस्कशन के ऊपर जैसे बोला गया, देखते हैं कि डिस्कशन के ऊपर आगे कैसे फर्दर मूव आता है, वो देखेंगे। बट ऑब्जेक्टिव तो क्लियर अभी के लिए, जो हिसाब से मार्केट स्टेबल दिख रही है वो हिसाब से मुझे नहीं लगा कुछ ज्यादा खराब खबर होगी। एक दो सेक्टर वाइज में थोड़ी इफेक्ट हो सकती है बट ज्यादा नहीं होगी। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि टैरिफ का मुद्दा अपनी जगह ठीक है, अलग अलग कंट्रीज पे लगे हमारे साथ, तो ट्रेड डील कभी भी हो सकती है। कभी भी अनाउंसमेंट अगर आ गई तो वही बूस्टर डोज होगा। अभी मार्केट को कैसे प्ले करें, ये बहुत ही रेंज बाउंड हो गई है। और मैं ऐसा करता हूँ, मैंने चार्ट्स भी लगाया था स्क्रीन पे। फिर आप प्लीज बताएं निफ्टी के वो कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। हम जहां मर्जी खुल रहे हो, लेकिन जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग लेवल्स होते हैं वो लगभग बराबर उसी के आसपास ही होने लग गए हैं। इस तरीके से या नीचे जाते हैं तो एकदम से खरीदारी, ऊपर जाते हैं तो ऊपर से बिकवाली, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है। ये है निफ्टी की चार्ट स्क्रीन पे। आप प्लीज बताएं अब क्या रेंज पे होगा कामकाज, या फिर कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना ज्यादा है? देखिए, अभी के लिए भी देखा जाए तो ऑलरेडी 25,400 के लेवल्स टूट नहीं गए। कहीं ना कहीं बार बार 25,400 पे आके सपोर्ट लेके एक विप्सा मूवमेंट परसों के दिन पे हमने देखा था। कल के दिन पे 407 का एक सब 407 के लेवल से रिवर्स हुआ था। तो सिग्नल तो अभी भी यही है
कि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग लग रही है जब तक इमीडिएट बेसिस पे 25,400 क्लोजिंग बेसिस पे टूटता नहीं है। और मेजर सपोर्ट आता है यहाँ पे 25,200 पे डाउन साइड पे, जो मेजर सपोर्ट होना चाहिए। तो ट्रेंड ओवरऑल अभी भी हमें लग रहा है कि बुलिश ही है। एक ऑफ कोर्स सेक्टोरियल रोटेशन हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन फार्मा ऊपर है, कल के दिन पे जैसे एफएमसीजी और फार्मा थोड़े ऊपर थे, बाकी के सारे स्टॉक्स थोड़े रोटेशनल बेसिस पे रिवर्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यू तो बुलिश ही है, खाली वेट एंड वॉच थोड़ा करते हैं कि कंफर्मेशन के साथ कैसे मोमेंटम आगे फर्दर आती है। यानी कि अभी कुछ करना नहीं है, मार्केट पे शांत बैठते हैं। सर वो टैरिफ की कोई खबर आ गई ना, यानी कि ट्रेड डील की कोई खबर आ गई तो बहुत तेज ना चल जाए कहीं, बस डर इस चीज का है, वो है ना, फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। अब ये नहीं पता वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा या फिर खुशी की एक फीलिंग आ जाएगी कि या तो ऊपर जाएंगे बहुत तगड़े या फिर नीचे जाएंगे बहुत तगड़े। तो ऐसे में आप क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हो? देखिए ऑलरेडी स्टॉक स्पेसिफिक रहने की एडवाइस है जो भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होल्डिंग है ऑफ कोर्स, तो वहां पे ट्रेनिंग स्टॉप लॉस हमने बोला हुआ है कि आप ये लेवल्स पे रख सकते हैं। बाकी फ्रेश पे तो हम ज्यादातर ब्रेकआउट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो जो ब्रेकआउट जहां पे हमें दिख रहे हैं हम उसके ऊपर फोकस करके वहां पे देख रहे हैं कि वो मोमेंटम कंटिन्यू हो, तो वहां पे देखेंगे। जैसे कल के दिन पे डाबर हिंदुस्तान लीवर ये सारे एफएमसीजी पैक मूव हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाबर रहा था। डाबर ने एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी दिया था और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दी हुई थी, तो ये दोनों कंफर्मेशन अच्छे खासे थे। एक अटेम्प्ट भी हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का, बट वो कल के दिन पे ब्रेक नहीं हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर 517 518 के ऊपर अगर निकलता है तो कंफर्मेशन मिल सकता है, और यहाँ से फर्दर रैली हम आगे देख सकते हैं 540 580 के लिए। और अभी आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं कि आप ये एफएमसीजी स्टॉक्स पे बेट लगाने की सलाह दे रहे हो या फिर कोई और लिस्ट में सूची में नाम कोई और है? देखिए सूची में वैसे तो लिस्ट में रेडार में बहुत सारे स्टॉक्स है हमारे, बट जे ज्यादातर हम जहाँ पे मेजर है, तो जैसे कल डाबर दिया हुआ था। हेरिटेज फूड एक था स्टॉक जहाँ पे कल के दिन पे हमने ब्रेकआउट आता हुआ देखा, तो हेरिटेज फूड भी अच्छा खासा हमें लगता है कि जहाँ पे उसने एक राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया हुआ है और 2-3 दिन से सपोर्ट भी ले रहा था। तो एक छोटा बुलिश फ्लैग पैटर्न भी है जिसकी ब्रेकआउट आती है 510 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन हमें मोमेंटम वाइज में देखने मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक्स मेजर रेडार पे है अभी के लिए। बाकी आईटी में हम वेट कर रहे हैं वापस डिक्सन और डिक्सन की मूवमेंट के लिए। अगर डिक्सन फर्दर मूव करता है यहाँ से तो शायद से हम एक पुल बैक देख सकते हैं। कल के दिन पे क्रॉसओवर देखने मिला है 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का। 15,170 इसका मेजर सपोर्ट रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर कल का हाई निकल जाता है 15,668 निकल जाता है तो हमें एक पुल बैक रैली देखने की एक्सपेक्टेशन है 16,300 और 17,000 के लिए। सर एक बार ये हेरिटेज फूड्स का एक बार पैटर्न बताना और क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं? देखिए हेरिटेज फूड पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस बनी हुई है। जो नेकलाइन है वो आती है करीबन 490 के आसपास के लेवल्स पे, 488 मेजर सपोर्ट है वहां पे। ये जो रिसेंट जो आप अक्यूमुलेशन देख रहे हो छोटा सा, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है जो नेकलाइन के यहाँ पे बनी हुई है। और कल का दिन का ऑफकोर्स एक कंफर्मेशन भी था कि यहाँ से फ्लैग पैटर्न शायद से खत्म हो सकती है। ब्रेकआउट तो ऑफकोर्स कल के हाई के ऊपर जाएगा, फिर ब्रेकआउट आएगा। तो कल का हाई था 500 का लेवल और मेजर हेड जो है फ्लैग का टॉप जो है वो 507 का है। तो ये दोनों के ऊपर जब निकलेगा तब फर्दर हमें कंफर्मेशन देखने मिल सकती है। एक छोटा पॉजिटिव रिवर्सल भी बना हुआ है आरएसआई इंडिकेटर पे और डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो स्ट्रक्चर वाइज ओवरऑल अच्छा है। 540 580 के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर एक चीज और बता दीजिए, उसके बाद स्टेट ऑफ व्यूज के पास चलते हैं, उनकी क्वेरीज एड्रेस करते हैं। आज एक स्टडी आई है सेबी की, वो बोल रहे हैं कि 91% एफएनओ ट्रेडर्स को नुकसान हो गया FY25 में। बताओ, रील्स तो बहुत बनती हैं, वो ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि भाई साहब क्या खूंखार स्ट्रैटेजीज देख देख के एकदम से दिल में दुगदुगी हो जाती है। इतने सारी तो स्ट्रैटेजीज देख डाली हैं सबने यूट्यूब पे, पढ़ पढ़ के उसके बाद ट्रेड भी कर लिया। और सेबी की स्टडी बोल रही है 91% लॉस। ये सेबी की स्टडी ना वैसे हुई है 13 ब्रोकर्स के ऊपर है और 96 लाख यूनिक खातों पे हुई है। 96 लाख यूनिक ट्रेडर्स पे, 96 लाख तो बहुत हो गए और एफएनओ में, और 13 स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर है ये स्टडी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो लॉस हुआ है वो है 74,812 करोड़ से बढ़कर 1,05,603 करोड़ FY25 में। इक्विटी डेरिवेटिव्स में 91% लोगों ने घाटा कर दिया। ये साफ तौर पे स्टडी बता रही। सर क्या ये हो क्या रहा है ये मार्केट में? सभी बार बार बोल रहे हैं कि एफएनओ में तो लॉस होता है
और यहां पर तो सब निफ्टी निफ्टी बैंक पे लगे हुए हैं। अच्छा, इक्विटी डेरिवेटिव है ना, तो वो, हाँ, इक्विटी डेरिवेटिव उस पे तो फिर मतलब ना ही करो, उससे अच्छा तो पता ही है प्रोबेबिलिटी लॉस ही करने की है, तो फिर क्यों कर रहे हैं? 1,05,603 करोड़ रुपए इन्वेस्ट ही कर दो ना, सीधी कहानी है। जेन स्ट्रीट कम आ गया बताओ, लग रहा है। हाँ देखिए, इसके अंदर मेजरली अगर डेटा देखे ना तो सर एक्सपायरी के दिन पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने मिलता है ऑप्शंस वाले ट्रेडिंग्स पे। और वहां पे यही बेट होती है रिवर्सल ऑप्शंस पे कि जहां पे जिनके ऑप्शन की वैल्यू 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया हो, वो 100 रुपये वाला दिन बन जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले डेटा को देखा जाता है क्योंकि सस्ते में मिलते हैं ऑप्शन और क्वांटिटी बड़ी ले पाते हैं। तो ये उन स्पेक्यूलेटर्स के लिए बेसिकली, ये स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स के लिए जिनको एक का 100 करना है, ना कि जो प्रॉपर हेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना, उनके लिए है, उनके लिए ये अपडेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्जेक्टिव डेटा डिटेल में ऑफ कोर्स कहीं पे भी आई हुई नहीं है अभी तक मेरे पास भी, बट जो न्यूज के थ्रू मनी कंट्रोल है, बाकी सब अपडेट्स 18 नाउ है, बाकी सब अपडेट्स के थ्रू जो दिखे, वहां पे रिपोर्ट्स पे यही अपडेट के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इतना लॉस हुआ है। नाउ ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया कि जेन स्ट्रीट का जो ओवरऑल मोमेंटम अब तक जो लास्ट 2-3 महीनों में भी हमने ऑप्शंस में मोमेंटम देखी, वो कंटिन्यू सिमिलर पैटर्न में ही चल रही थी। तो ये कंसिडरेशन करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये चला है। कनेक्शन है अनस्टेबल है। तो ऐसा करते हैं, सीधा व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइंड अप है, उन्हीं के सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ना रिफ्रेश कर रहा हूं अपना पेज, क्योंकि कनेक्शन अनस्टेबल था। तो जिन जिन जो सवाल अब मेरे पास आते चले जाएंगे, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। और आप सभी का सुबह सुबह बहुत स्वागत है बिस्तक पे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्मिता जी के प्रश्न के साथ। बोल रहे हैं, आरबीएल बैंक है 255 के भाव पे, अभी क्या करना चाहिए? मैं चार्ट भी लगाता हूँ, आप प्लीज फटाफट से लेवल्स बता चलें, बहुत सारी क्वेरीज एड्रेस कर लेंगे आज तो। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर आईबीएल बैंक का अभी भी स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी हो सकती है। 240 पे इमीडिएट सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट 214 का है, जो उसका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी था। एज पर पैटर्न ब्रेकआउट उसके इमीडिएट टारगेट्स ऑफकोर्स 280 और 300 के आसपास के हैं। बॉटम फॉर्मेशन अच्छा खासा बन चुका है, तो एक्सपेक्टेशन से ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर ऑलरेडी पोजीशन लॉन्ग है तो होल्ड कर सकते हैं 240 का इमीडिएट सपोर्ट रख के। ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब ये चलेगा यहाँ से बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर थोड़ा सा मुनाफा लॉक करके साइड लाइंस पे आ जाए? देखिए, अगर ऑलरेडी पहले की बाइंग है तो ऑफकोर्स मुनाफा वसूली थोड़ी करनी चाहिए, वरना ऑफकोर्स यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर रैली आने के चांस है। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रखेंगे तो और बेहतर होगा। आईजीएल के पास 215 के भाव पे।
आईजीएल एमजीएल पे दोनों पे अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट रिसेंट टाइम में देखने मिला है, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ा ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने मिला है आईजीएल में। तो एक्सपेक्टेशन है कि आईजीएल पे पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पहले की बाइंग नहीं है तो, अगर रिसेंट टाइम में बाइंग करनी है तो अगर थोड़ी डिप मिलती है 2-5-10 रुपए की तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट 209 रुपए का आता है, अपसाइड पे 240-260 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज 1498। अच्छा चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अभी और चलेगा? देखिए, रिलायंस पे व्यू तो कंटिन्यूड पॉजिटिव ही है। 1503 का अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है, फिबोनाची बेस सपोर्ट है। जो हिसाब से रैली निकली है वो हिसाब से ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अपसाइड पे 1600-1640 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा रिस्क भी देना है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और डिप पे अगर अपॉर्चुनिटी वापस मिली तो बाइंग देख सकते हैं। उसके बाद है ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल पे क्या करें? देखिए, ओएनजीसी अभी भी साइडवेज मोमेंटम में ही है, कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है बाइंग की। तो जब तक ये रेंज के अंदर चला है तब तक के लिए अवॉइड रखेंगे तो बेटर है। 230 का सपोर्ट है, 260 का रेजिस्टेंस है। बीपीसीएल की बात कर रहे हैं तो बीपीसीएल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है कंटिन्यूस मोमेंटम में, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि शायद से एक बार 360 के लेवल्स टच टेस्ट हो। तो ज्यादा अपसाइड नहीं, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइडेड होगी। जो ऑलरेडी है वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 343 को रखे 360 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ओवरऑल व्यू क्या है सर? बीपीसीएल, एचपीसीएल यहां से भी और चढ़ेंगे क्या? देखिए, ओवरऑल हाँ, यहाँ पे हिंद पेट्रो, बीपीसीएल, ये सारे स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशन है कि और थोड़ी कंटिन्यूड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंद पेट्रो तो अच्छा खासा आई थिंक सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मूव में रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि ये एक बार नए लाइफ हाई के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, तो ज्यादा दूर भी नहीं है वो। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये 480 एक बार टेस्ट कर सकता है हायर साइड पे। ओके। रिलायंस पर कोई बात नहीं कर रहा, प्लीज उसके चार्ट भी देखिए। निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अब्बास मंसूरी जी, हमने रिलायंस के ऊपर बात कर ली सर। रिलायंस के मेगा टारगेट बता दो, मतलब एजीएम तक, अगस्त तक कहां तक पहुंच सकता है? देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि एक्सपेक्टेशंस है 1600-1650 के लेवल्स के लिए। बाय ऑन डिम की रणनीति हो सकती है, ऑलरेडी बाय है तो थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। 1500 के लेवल्स को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। आरवीएनएल ठीक लगता है, इनके पास 522 का पड़ा हुआ है स्मिता जी के बाद। देखिए, आरबीएनएल भी एक देखा जाए तो जंक्चर में ही है, साइडवेज में ही, रेंज में। तो जब तक रेंज के बाहर नहीं निकलेगा थोड़ा डिफिकल्ट है। अपने इमीडिएट सपोर्ट को बार बार टेस्ट करके बाउंस दे रहा है तो वो एक अच्छी बात है। इमीडिएट सपोर्ट आता है 380 के आसपास पे, तो जब तक 380 नीचे पे कैप्ड है तब तक के लिए कोई वरी नहीं है। ऊपर पे दो हडल है, पहला हडल है 420 पे और फिर दूसरा हडल है 447 पे। तो ये दो हडल्स पे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता मंदार जी गुड मॉर्निंग। और अगला क्वेश्चन है सीडीएसएल और बीडीएल पे। सीडीएसएल, बीडीएल, बीएससी पर आपका व्यू, रोहित बदूरिया जी पूछ रहे हैं। है। देखिए, सीडीएसएल पे अभी भी हम लॉन्ग ऑब्जेक्टिव से ही चल रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 1800 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिल गया तो फर्दर हमें रैली देखने को मिल सकती है। 1900 2000 के लेवल्स पे जो अपने ऑलरेडी प्रीवियस हाई थे वो आसपास पे ही। बीएससी पे ऑफ कोर्स बीच बीच में जर्क्स आएंगे, बट डिप्स पे अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। चार्ट वाइज स्ट्रक्चर अच्छा ही है। स्प्लिट के पहले बोलिए कि स्प्लिट के बाद बोलिए, ओवरऑल स्टॉक ट्रेंडिंग मूव में ही लग रहा है हमें। इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए 2500 के आसपास का है। अगर वो टूटता है तो नेक्स्ट बिगर सपोर्ट आता है 2250 के आसपास पे। तो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे रखेंगे। स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा करेक्टिव लग रहा है तो हमें लग रहा है एक लेग नीचे थोड़ा आके फिर रिवर्सल से आ सकते हैं। तो वेट एंड वॉच कीजिए। ऑलरेडी बाय पोजीशन से है तो 2500 के लेवल को आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलिए। और बीडीएल? देखिए, डिफेंस में ओवरऑल तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ही लग रही है। बीडीएल का भी स्ट्रक्चर थोड़ा ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट बाय ऑन डिप रखेंगे। 1800 पे मेजर सपोर्ट है, डिप्स के आसपास में आता है तो देखा जा सकता है, या फिर 2000 के ऊपर फाइनली निकल के क्लोज देता है तो हम देखेंगे, क्योंकि अब तक एक बार भी 2000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो है ये पॉजिटिव सारे स्ट्रक्चर्स? व्यू पॉजिटिव, यस। वेट करें। उसके बाद कोफोर्स पे क्या करना चाहिए, दीपक बूथरा जी पूछ रहे हैं।
देखिए आईटी स्टॉक्स हमारे रेडार पे है, मिड कैप लार्ज कैप दोनों आईटी स्टॉक्स है। टीसीएस थोड़ा मूव करना चालू किया, बट साथ ही साथ में डिक्सन है, परसिस्टेंट है, ये सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पे बुलिश मोड पे ही है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखने मिले। देखिए जो बड़ी बड़ी स्पाइक्स में मोमेंटम नहीं मिले, बट ग्रेजुअली ये स्टॉक पूरा धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा है। तो ये ग्रेजुअल मूव अच्छी है, ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम हम फर्दर यहाँ पे आगे देख सकते हैं। 1800 रुपये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, अपसाइड पे 2200, और फिर उसके ऊपर फर्दर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रवि कोलिया जी बोल रहे हैं बीईएल, अरे कोलिया साहब आज तो स्टडी आई है 91% लॉस मार रहे हैं। जो भी है देख लो, बड़ी बड़ी मछलियों से टक्कर ले रहे हो। 31 जुलाई की 420 की पुट ले रखी है, ये उनमें है आखिरी के 9% में जहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 9% वालों में है, इन्होंने पुट ले रखी है सर बीईएल की 420 के भी। क्या करना चाहिए? देखिए करंट लेवल्स पे तो देखा जाए तो एक अच्छी खासी नेगेटिव डाइवर्जेंस कब से पेंडिंग बनी रही थी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। इमीडिएट सपोर्ट 388 के आसपास पे आता है, अगर वो टूटता है तो मेजर रिट्रेसमेंट सपोर्ट आता है 340 के आसपास। तो 340 पे तो ऑफकोर्स बहुत लुक्रेटिव अच्छा दिख जाएगा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बट अभी के लिए देखा जाए तो मोमेंटम स्ट्रांग है, तो देख सकते हैं कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखनी चाहिए इन ये खुशी डिप्स के पे। मारे बिस्तर के ऑफिस में आ जाएंगे अगर 340 आ गया तो। 420 की ले रखी है पुट, इतना थोड़ी नीचे जाएगा कितनी बुरी तरीके से। पहला सपोर्ट कहाँ आएगा, वहीं पर ही बेच देंगे तो। सी पहला सपोर्ट अभी के लिए देखा जाए तो 388 पे है, वो भी तो 40 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट। तो 35 पॉइंट नीचे, तो एंजॉय करने दीजिए, ऑप्शंस में पैसे बन रहे थे। सर एक बार बताओ, ये बलरामपुर चीनी कैसा लग रहा है? कल ना बिजनेस रिसर्च कैसा है, हम तो दे नहीं सकते कोई एडवाइस। एक बार अगर आपके रडार पर है तो बता दीजिए, और अगर कहाँ पर खरीदना है, ये लेवल अच्छा नहीं है तो फिर कौन से लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? स्टॉक कल बिजनेस रिसर्च में आया था। देखिए बलरामपुर चीनी ने अपने कंसोलिडेशन के लेवल से कल अच्छी खासी थोड़ी मूवमेंट दी हुई है, पर मैं वेट करूंगा 625 के लेवल को निकलने के लिए। अगर 625 के लेवल के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स बलरामपुर चीनी बाइंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा, और इमीडिएट बेसिस पे 660 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 625 एक ध्यान में रखने जैसा लेवल है, उस पर ध्यान रखिए। अदानी पावर पे किस सर्वे से ना, अदानी ग्रुप के स्टॉक बताओ टूट कहाँ रहे हैं? चढ़ भी तो नहीं रहे लेकिन टूट भी तो नहीं रहे। अदानी पावर अभी कौन से लेवल के ऊपर एक्टिव हो जाएगा, ये सवाल आया हुआ है शैलेंद्र सिंह जी का। उनके पास 540 की खरीद है। अच्छा ठीक है मुनाफा। सर, चार्ट मिनिमाइज करेंगे आप थोड़ा। हाँ, तो यही रेंज है, यहीं पे ब्रेकआउट दो दो बार आया हुआ है और फिर वापस नीचे गया है। तो यही लेवल पे है, अगर यहाँ से निकल जाता है तो रेक्टेंगल ब्रेकआउट आएगा, और यहाँ से जो रेक्टेंगल का टारगेट बनता है, और ये पैटर्न बहुत कॉमन नहीं है बट बहुत अच्छी पैटर्न है जो एकदम सेफ हेवन मोमेंटम देती है। तो यहाँ से अपसाइड इसका टारगेट आता है 722 का। रेंज है 579 से लेके सॉरी 590 का रेजिस्टेंस था, और 465 का सपोर्ट था। तो ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं और 590 के ऊपर निकालते हैं तो ऑफकोर्स 720 के आसपास के टारगेट्स आते हैं। तो ये लेवल को लेके चलेंगे, अगर ब्रेकआउट आया तो ऑफकोर्स देखना चाहिए। अच्छा आज ना बिजनेस अपडेट्स आ रखे हैं टाइटन के। एक बार ये वाला चार्ट भी देख के बता दें कि क्या लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें टाइटन की मैनेजमेंट कह रही है कि Q1 में इंटरनेशनल बिजनेस 49% बढ़ा है, घरेलू बिजनेस 19% बढ़ा है, ज्वेलरी बिजनेस में 18% की ग्रोथ है, कंज्यूमर बिजनेस में 20% की ग्रोथ है। ग्रोथ ही ग्रोथ है। घड़ियां भी बिक गई हैं, 23% सेगमेंट घड़ियों वाला भाग गया। चश्मों वाला सेगमेंट 12% ऊपर है। 9 घरेलू स्टोर्स खोले हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टोर खोला है। सब कुछ कह दिया इस बार, कुछ नहीं छोड़ा। 3,322 स्टोर की संख्या होगी दुनिया भर में। सर यहाँ पे भी राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट था जो कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट 4 दिन के जो लो है वो वही नेकलाइन पे है। तो अगर बिजनेस रिपोर्ट एक्सपेक्टेशंस अच्छी आई है तो ऑफकोर्स देखा जा सकता है यहाँ पे। ऑलरेडी लाइन है सर आपके ड्रॉप, आपको करने की जरूरत नहीं। खुराबात चलती रहती है, लेकिन ना वो हमारी बिजनेस में आया था, उसके बाद चलना नहीं है ये स्टॉक। तो अभी ये 30 क्या कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए? 3700 के ऊपर से निकल गया तो ऑफकोर्स पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें यहाँ से फर्दर रैली करने का। जो हिसाब से अगर हैंडल का भी टारगेट अगर ले तो हैंडल के टारगेट्स अप्रोक्सीमेट आते हैं 3960 के आसपास पे। और कप ले लूंगा तो सर बाद में बहुत छोटा स्क्वीज करके चार्ट देखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे पैटर्न्स के साथ निकलती है बट बड़े टारगेट्स नहीं आते। बड़े टारगेट्स बाद में इस पे आते 4400 के, तो वो थोड़ा देखेंगे।
बट पहला जो लुक्रेटिव टारगेट जो लगा है हैंडल का, तो वो आता है करीबन करीबन 3980 के आसपास पे। आज अभी ये तो नीचे में तो खुलेगा, शायद से गैप डाउन ओपन हो रहा है। गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद देखते हैं फिर इसमें क्या होगा। अच्छा खासा सबके स्टॉप लॉसेस कटवा के गया है। ऐसा क्यों होता है वैसे? ऐसे दिल में लगती है बात। ये सारे स्टॉप लॉसेस हंट करके लेके जाएगा, देखते हैं। कमजोर खुलेगा आज ये स्टॉक। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक क्वार्टर वन कुल डिपॉजिट्स 12.9% बढ़े हैं, कासा डिपॉजिट्स 4.2% और एडवांसेस 14% बढ़े। कोटक बैंक ने दे दिए बिजनेस अपडेट्स, ये कब हुआ? सर सर्च इस पे कर। क्या करना चाहिए? देखिए अभी के लिए तो 1.5% के गैप अप के साथ ओपनिंग दिख रही है 2185 के आसपास पे। एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये रीसेंट हाई जो था, जो 2233 का था, वो निकलता है तो फिर फर्दर बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने पहले आई थिंक सो एक बार बात की थी कि 2115 का मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट तोड़ा नहीं है इसने, तो वहीं से सपोर्ट से रिवर्स हुआ है वो। और ये टाटा केमिकल पे क्या करें, मनीषा जी पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, टाटा केमिकल अपने ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में चला गया। 873 इसका मेजर सपोर्ट है, जो नेकलाइन है वो है वहां पे। और 200 डे का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस पड़े हैं ऊपर से, एक्सपायरी एक्सपायरी खेलने की हिम्मत नहीं है इस समय मार्केट की, ये नीचे न चली जाए इस तरीके से। वैसे देखते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ अगर शाम को कुछ अनाउंसमेंट कर देना, मजा ही आ जाए एक बार तो। आज सर कोल इंडिया कैसा लग रहा है, बेदन जी पूछ रहे हैं। तो कौन सा? कोल कोल इंडिया। इंडिया। देखिए कोल इंडिया भी रेंज बाउंड मोमेंटम में, तो थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए। यहाँ पे फ्रेश बाइंग मैं अवॉइड करने बोलूंगा जब तक यहाँ से कोई भी हायर साइड की मोमेंटम देखने नहीं मिलती। 412 पे रेजिस्टेंस है और 370 पे सपोर्ट है। बड़े मजेदार लेवल्स पे, कौन से लेवल्स पे दोबारा री एंट्री कर सकते हैं? 370 के आसपास में आता है तो एक छोटा लेवल बन सकता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है कि रेंज के अंदर है, तो रेंज को प्ले करना अच्छा रहेगा। एंड लास्टली सर एक स्टॉक है जेपी पावर, आतिफ शेख जी पूछ रहे हैं, नजर जा रही है बार बार, हमारी क्या अदानी की भी जा रही है, तो जेपी एसोसिएट्स तो ट्रेड होता नहीं, बचा जेपी पावर, तो जेपी पावर पे भी क्या करना चाहिए? देखिए कल के दिन पे ऑफकोर्स ऑलमोस्ट ये अच्छी खासी रैली के साथ 15-20% अप था। आज के दिन पे देखा जाए तो ऑलरेडी एक गैप अप मूव यहाँ पे दिख रही है 2.5% की, तो कंटिन्यूड मोमेंटम में रह सकता है। ऑफकोर्स ये ज्यादा ये हमारे कवरेज भी नहीं होता। इमीडिएट सपोर्ट आएगा 21 रुपए 40 पैसे के आसपास में। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट जो भी थोड़े स्टॉक्स कवर है वो शायद से हमारे रिसर्च अपडेट्स में कवर होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, सेंट्रम ब्रोकिंग को बिलोंग करते हैं, और फिलहाल मार्केट में आज भी एक रेंज बाउंड सेशन होने की उम्मीद ज्यादा है।